लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक मतलब लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक। पिछले क्लास में हम देखे थे कि वैदिक काल दो भागों में बटा था। ये वैदिक काल है 1500 BC से लेके 600 BC तक, जिसमें पहला भाग था ऋग वैदिक काल, वो था 1500 BC से लेके 1000 BC तक, और दूसरा पार्ट था उत्तर वैदिक काल, ये था 1000 BC से लेके 600 BC तक। तो आज जो हम यही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने ऋग वैदिक काल देख लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का पीरियड कब से कब है, भौगोलिक विस्तार कब से कब है, कौन कौन से वेद लिखे गए इसमें, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का पीरियड, इसका काल है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, 400 वर्ष का काल है। हम पहले देख चुके हैं कि वैदिक काल दो पार्ट में था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था ऋग वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट देखिए इसका हम भौगोलिक विस्तार। मतलब ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था, तो हम लोग देखते हैं क्या, ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान उस समय भारत का ही भाग था। तो जो ऋग वैदिक लोग थे वो अफगानिस्तान से लेके मान लेते हैं कि ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये बिहार है, इस एरिया में रहते थे। इसको शैव संबद्ध क्षेत्र कहा जाता था, मतलब आज का पंजाब वाला एरिया, अफगानिस्तान से लेकर गंगा नदी तक। उत्तर वैदिक काल में मानव कहा जाएगा वो गंगा यमुना दोआब से आगे सदा नीला नदी तक पहुंच जाएगा, और दक्षिण में वो विंध्य पर्वत तक पहुंच जाएगा। मतलब इन वैदिक काल में मुख्य क्षेत्र जहां आर्यों का शैव संबद्ध क्षेत्र था, वही इस काल में इसका विस्तार कहां तक हो जाएगा, बिहार के एक सदा नीला नदी। उत्तर में तो हिमालय तक पहले ही पहुंच गए थे, विस्तार का कोई मतलब नहीं है। पूर्व में पहुंच जाएंगे वो सदानीरा नदी तक, और ऋग वैदिक काल में वो राजस्थान तक पहुंचे थे, और उत्तर वैदिक काल में वो विंध्य पर्वतमाला तक पहुंच जाएंगे। भौगोलिक विस्तार में देखें तो पूर्व में गंगा यमुना दोआब, मतलब गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, दोआब से लेकर सदानीरा नदी मतलब गंडक नदी तक, और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक पहुंच जाएंगे। उत्तर वैदिक लोगों का एक विस्तार हमें समझना है कि वैदिक काल में वो अफगानिस्तान से लेकर गंगा नदी तक पहुंचे थे, उत्तर वैदिक काल में वो गंगा को पार करके सदानीरा तक पहुंच जाएंगे, और दक्षिण में राजस्थान मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए विंध्य पर्वतमाला तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं इस काल के स्रोत क्या है। अब देखते हैं इस काल के स्रोत। तो वैदिक काल के मुख्यतः दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो पहला देखते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। इसमें कुछ किताबें होंगी, और दूसरा होगा हमारा पुरातात्विक स्रोत। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारे पास। तो देखते हैं कि इस समय के दो महत्वपूर्ण वृद्ध भाग मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के। वैदिक काल के जो पुरातात्विक स्रोत है वृद्ध भाग है,
पत्थर के कुछ टुकड़े हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। मृदभाग मतलब मिट्टी के बर्तन। तो पुरातात्विक स्रोत में हमें 2 तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, मतलब 2 प्रकार के मृदभाग मिले। पहला है चित्रित धूसर मृदभाग। मृदभाग मतलब मिट्टी के बर्तन। इसको अंग्रेजी बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, PGW। मतलब उत्तर वैदिक काल में एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसे कहा गया है चित्रित धूसर मृदभाग। मतलब ग्रे कलर का है, इसमें पेंट किया हुआ है। ये इस काल की विशेषता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कई बार प्रारंभिक परीक्षा में, यहाँ तक कि यूपीएससी तक में भी आ चुका है कि चित्रित धूसर मृदभाग किस काल की विशेषता है, मतलब ऐसे मिट्टी के बर्तन किस काल में बने हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल। और दूसरा है उत्तरी काली पालिश वाले मृदभाग। अंग्रेजी बोलते हैं इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से मिले, इसमें काले रंग का पॉलिश किया हुआ है, इसका नाम पड़ा है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभाग, NPBW शो में बोलते हैं। तो याद रखना है ये दोनों प्रकार के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मृदभाग और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभाग, ये दोनों कहाँ से मिले हैं? उत्तर वैदिक काल से मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखेंगे तो वैदिक काल में देखेंगे हम लोग एक ही रचना मिली थी ऋग्वेद। इस काल में आकर के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण आदि लिखे जाएंगे। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत की शुरुआती यहाँ से ही प्रारंभिक अवस्था हुई। रामायण और महाभारत लिखे जाने के प्रारंभ भी उत्तर वैदिक काल से हुए। तो हम देखते हैं कि इस काल में आकर के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण आदि की रचना हुई। रामायण और महाभारत भी इसी काल में सबसे पहले लिखे जाने शुरू हुए। आगे वो गुप्त काल में जाकर के पूरे लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम लोग की जो कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान आदि की जो विधि करते हैं, ये सारे यजुर्वेद से दिए गए। तो यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान आदि की विधियों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है कि यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य दोनों में एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब अगर देखें दूसरा वेद हम सामवेद, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। मतलब ये जो भारतीय संगीत के जितने भी राग ये सब निकले हैं, ये सब सामवेद से लिए गए। इसे क्या कहा जाएगा? भारतीय संगीत का जनक। अब सामवेद में देखते हैं, सामवेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो यहाँ पर नोट करके देखते हैं हम लोग कि वेद त्रय, वेद त्रय क्या है? तो ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद प्लस सामवेद,
इसको संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। पहला तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रय कहा गया। तो बार बार क्वेश्चन आता था कि चारों वेदों में से कौन वेद वेद त्रय का भाग नहीं है, तो ये जो अथर्ववेद उसका भाग नहीं है। और कौन कौन भाग है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों उसके भाग है। चौथा है कि हम लोग अथर्ववेद, अथर्ववेद में मुख्यतः जादू टोना, वशीकरण मंत्र आदि लिखे हुए हैं। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना, वशीकरण मंत्र, कुछ औषधियों के बारे में भी लिखा गया है। और हम लोग देखें कि वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली दो महत्वपूर्ण संस्था थी, सभा और समिति। उत्तर वैदिक काल में आकर क्या होता है कि सभा और समिति का महत्व घटने लगता है और राजा की शक्ति धीरे धीरे निरंकुश होने लगती है। तो अथर्ववेद में लिखा गया है कि सभा और समिति इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है प्रजापति, उनकी दो पुत्रियां हैं, ताकि राजा और जो लोग थे उस सभा और समिति में, वो दोनों इसके महत्व को समझ सके। तो अथर्ववेद में ही लिखा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां। हाँ, इसलिए लिखा गया कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में अपार वृद्धि होती है और वो सभा और समिति के सलाह को नजरअंदाज करने लगता है। तो राजा इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे, इस संस्था के प्रति, इस संस्था के प्रति, साथ ही इस संस्था में जो लोग थे, सदस्य थे, वो भी अपने काम के प्रति जिम्मेवार रहे। इसलिए बताया गया इस काल की जो सबसे प्रमुख देवता है प्रजापति। हम लोग आगे देखेंगे धार्मिक व्यवस्था में कि इंद्र और अग्नि का महत्व घट जाएगा उत्तर वैदिक काल में और प्रजापति का महत्व बढ़ जाएगा। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया ताकि राजा और जो इसके सदस्य थे दोनों अपने अपने जिम्मेवारी को समझ सके। तो ये है अथर्ववेद। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, प्रत्येक वेद के, ऋग्वेद हो या यजुर्वेद हो या सामवेद हो, अथर्ववेद हो, किसी के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, किसी के एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के है शतपथ, दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के है पंचविंश, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद के है एक गोपथ। मुख्यतः ऋग्वेद के पूछे जाते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो ऋग्वेद का, कौशिकी किसका है, तो ऋग्वेद का, शतपथ किसका है, तो यजुर्वेद का, और गोपथ किसका है, तो अथर्ववेद। अरण्य, अरण्य क्या है कि अरण्य मतलब वन, ऐसे किताब जो वन में लिखे गए हैं उन्हें अरण्य कहा गया है। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है ऐसी विद्या जो गुरु के समीप रहकर सीखी जाती है। उपनिषद का अर्थ है ऐसी विद्या जो गुरु के समीप रहकर सीखी जाती है। और उपनिषदों की संख्या है 108। हमारे ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में उपनिषदों की संख्या 108। उत्तर वैदिक काल में उपनिषद शुरू हुए और अंतिम उपनिषद तो अकबर के समय है और उपनिषद लिखे गए।
और कुल उपनिषदों की संख्या है 108, जिसमें मुख्यतः मुंडकोपनिषद, मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बहुत सारे उपनिषद, जैसे एक वाक्य हम लोग सुनते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की विजय होती है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद मतलब मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद इसे कहा जाता है मुंडकोपनिषद। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते, हम अशोक के स्तंभ पर भी देखते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। एक हम लोग कहानी में सुनते हैं नचिकेता यम संवाद, नचिकेता यम संवाद। नचिकेता एक राजा का छोटा बालक है, राजा उसे दान कर देते हैं यमराज को, तो नचिकेता यमलोक जाता है और यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद होता है, कुछ दार्शनिक बातें होती है। तो नचिकेता यम संवाद किस किताब में लिखा गया है? तो कठोपनिषद है। मुख्य एग्जाम में ही दो उपनिषद आते हैं कि नचिकेता यम, यम मतलब यमराज, संवाद किस उपनिषद से लिखा गया है? तो कठ उपनिषद मतलब कठोपनिषद। और सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुराण। नेक्स्ट है हमारा पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। हम लोग बहुत नाम सुने, वत्स पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। पुराणों के बारे में जानना चाहते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित माना गया है। बाकी और भी पुराण है, और मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन ग्रहों की जानकारी मिलती है। पुराणों से सबसे अच्छी पुराण से हमें क्या मिलती है? तो राजाओं की वंशावलियां सबसे अच्छे तरीके से पुराणों में लिखी गई। और सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना और प्रमाणित पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण को माना जाता है। आगे है जैसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के विषय में हमें व्यापक प्रकाश मिलता है, प्रकाश पड़ता है। फिर है हमारा गुप्त वंश, वायु पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। वायु पुराण से किसे मिलती है? गुप्त वंश की। आंध्र सातवाहन में किसकी जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से। और सबसे प्राचीन और प्रमाणित प्रमाण कौन है? तो मत्स्य पुराण। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत देख लिए, यजुर्वेद में क्या लिखा है, एक अनुष्ठान कर्मकांड के बारे में गद्य पद लिखा गया है। फिर हम देखें सामवेद, फिर देखें हम लोग अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य उपनिषद देखें। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धर्म का क्या समाचार, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक